हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलच। अभी हम लोग भूगोल के क्लास में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ा, भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। तो ये हमारा रहा भारत का मैप, ये हमारा भारत का मैप रहा। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है भारत के उत्तर के पर्वत के बारे में। तो उत्तर के पर्वत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में। इसमें 3 पर्वत श्रेणियां देखने को मिली, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम लोगों ने देखा वृहद हिमालय को। क्या देखा हम लोगों ने? वृहद हिमालय को। इस प्रकार से वृहद हिमालय को देखा। वृहद हिमालय के बाद हम लोगों ने क्या देखा? लघु हिमालय को। इसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? लघु हिमालय को। ये हमारा रहा लघु हिमालय। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? शिवालिक हिमालय को। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? शिवालिक हिमालय को। उसके बाद हम लोगों ने शिवालिक हिमालय को देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। और इसके बाद हम लोगों ने देखा उत्तरी मैदान, भारत के उत्तर के विशाल मैदान को देखा। भारत के उत्तर के विशाल मैदान को हम लोगों ने देखा। ये हमारा रहा भारत के उत्तर के विशाल मैदान। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये जो हिस्सा हमारा है, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये हमारा रहेगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हमारा हिस्सा, ये हमारा रहेगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये हिस्सा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसे आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या रहा? मैदानी क्षेत्र। और ये वाला पूरा ये वाला हिस्सा हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार को। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को इसमें वर्ड मिला प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है? तो ऐसा भूभाग, ऐसा भूमि जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। और द्वीप किसे बोलते हैं? जो चारों ओर से जल से घिरा है, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। उसी का बड़ा रूप महाद्वीप होता है। लेकिन जो क्षेत्र, जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का ये वाला हिस्सा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा कितनी ओर से जल से घिरा हुआ है? 3 ओर से। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब की सागर। तो पूरब की ओर जल है, पश्चिम की ओर जल है और इधर दक्षिण की ओर जल है। ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है ये क्षेत्र भारत का। इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब उत्तर की ओर बात करें तो उत्तर की ओर क्या है? ये विशाल मैदान है। प्रायद्वीपीय जो पठार हमारा है, इसकी इधर क्या मिलेगा? उत्तर की ओर विशाल मैदान। उसके बाद हमारा पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। तो इधर हमें क्या? इधर जल देखने को नहीं मिल रहा है। तो जल हमें 3 हिस्से में देखने को मिल रहा है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर। तो 3 हिस्से में जल मिला, इसीलिए यह क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाया। अगर इधर भी जल मिलता तो क्या कहलाता? ये द्वीप कहलाता। और द्वीप का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। तो 3 ओर से जल से घिरा है, इसीलिए यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। पूरब की ओर जल से घिरा हुआ है, पश्चिम की ओर घिरा हुआ है और दक्षिण की ओर घिरा हुआ है। उत्तर की ओर हमारा मैदान है और पर्वतीय क्षेत्र है, तो उत्तर की ओर हमारा जल से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय को समझ लिया। अब अगला पॉइंट आता है पठार। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं समझ में आ गया, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है। रही बात पठार की। अब पठार क्या होता है? तो पठार, तो भूगोल के कुछ टर्मों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन टर्म को हम नहीं समझेंगे तो भूगोल को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कुछ टर्म को अच्छे से समझना है ताकि हमारा बेसिक नॉलेज अच्छा हो, ताकि हम हर पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पठार की बात करते हैं। तो अगर ये वाला हिस्सा इस तरह का क्षेत्र है, ये हमारा क्या कहलाएगा? मैदानी क्षेत्र। और इस तरह का उठा हुआ भाग है, ये इस तरह का उठा हुआ भाग, ये क्या कहलाएगा? पर्वत। ये क्या कहलाएगा? पर्वत। इसी का छोटा रूप पहाड़ी। पर्वत और पहाड़ी क्या है? एक ही जैसे होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बेसिक अंतर होता है कि पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा होती है और पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती है। तो ये पर्वत हो गए, इससे कम ऊंचे जो रहेंगे वे पहाड़ी कहलाएंगे। अब पर्वत हो गए, पहाड़ी हो गए और ये मैदान हो गया। अब पठार की बात करते हैं। तो पठार इस तरह का होता है, ये उठा हुआ भाग होता है इस तरह का। तो जो धरातल है, धरातल से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र,
ये भी उठा हुआ क्षेत्र है, ये भी उठा हुआ भाग है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो जो पर्वत होते हैं या फिर पहाड़ी होते हैं, ये ऊपर की ओर उठे हुए जरूर होते हैं, किंतु ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। ऊपर की ओर क्या होते हैं? नुकीले, या तो इसे शंकु की तरह बोल सकते हैं या फिर पिरामिड की तरह। पिरामिड की तरह ऊपर की ओर ये नुकीले होते हैं, इसका जो चोटी होता है ऊपर का वह नुकीला होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। और पठार में क्या होता है? पठार भी उठा हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन इसका ऊपरी जो भाग है वह नुकीला नहीं होता है, समतल होता है, सपाट होता है, प्लेन होता है, पूरा प्लेन होता है, ठीक है। मैदान, मैदान इस तरह का होता है, ये उठा हुआ भाग नहीं होता है, लेकिन ये उठा हुआ भाग है। पर्वत, पहाड़ी भी उठा हुआ भाग है, पर्वत से कम उठा हुआ, और पठार भी उठा हुआ क्षेत्र होता है। लेकिन पर्वतों और पठारों में क्या अंतर है बेसिक? तो पर्वतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर का जो भाग होता है पर्वतों का, वह नुकीला होता है। क्या होता है? नुकीला होता है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है पठारों का, वह क्या होता है? सपाट होता है। ऊपर उठे होते हैं धरातल से, लेकिन ये प्लेन होते हैं, सपाट। लेकिन पर्वत क्या होते हैं? ये इस तरह के नुकीले क्षेत्र में होते हैं। इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है नुकीला होता है, किस तरह का? पिरामिड की तरह, शंकु की तरह बोल सकते हैं, पिरामिड की तरह बोल सकते हैं। ऊपर का हिस्सा क्या होता है? वह नुकीला होता है। तो समझ गए, मैदान समझ गए, पर्वत समझ गए, पहाड़ी समझ गए और पठार समझ गए। तो इसी प्रकार का पठार हमारा है ये वाला हिस्सा, इसी प्रकार का पठार है ये भारत का ये वाला हिस्सा। तो ये क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय पठार। उठा हुआ क्षेत्र है इसलिए पठार कहलाया, और तीन ओर से जल से घिरा हुआ है यह क्षेत्र, इसीलिए प्रायद्वीपीय कहलाया। तो इसको क्या कहा गया? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसको क्यों कहा जाता है, ये हम लोगों ने जान लिया। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात आज हम लोग करेंगे। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसका निर्माण कैसे हुआ? जो ये पठार है ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले हम इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो इसके निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी को शुरुआत से जानेंगे कि आखिर शुरुआत में पृथ्वी क्या था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रारंभ में पृथ्वी का समस्त महाद्वीपीय क्षेत्र एक स्थान पर था और इसे पेंजिया कहा जाता था। तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो पृथ्वी शुरुआत में क्या था? ये हमारा पृथ्वी रहा, ये पूरा पृथ्वी। और पृथ्वी शुरुआत में जो इसका भूभाग था, पृथ्वी का जो भूमि क्षेत्र था, वह एक ही हिस्से में था, एक ही महाद्वीपीय क्षेत्र में था। यही आपका क्या हो गया? पूरा ये एक हिस्से में था आपका महाद्वीपीय क्षेत्र पृथ्वी का। और ये साइड साइड में जो है ये पूरा जल से घिरा हुआ क्षेत्र, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है महाद्वीपीय क्षेत्र। और ये बीच में ये एक बड़ा सा भूभाग था, एक ही हिस्से में एक हिस्सा था इसका, यही था महाद्वीपीय क्षेत्र। ये शुरुआत की बात है। और इसको बोला जाता था, जो भूभाग क्षेत्र था उसको बोला जाता था पेंजिया, और जो जल वाला भाग था उसे बोला जाता था पैंथालाशा। तो जब शुरुआत में पृथ्वी की जब शुरुआत हुई थी उस समय एक ही महाद्वीप था, बड़ा सा भूखंड था, बड़ा सा भूभाग था, और वह था पेंजिया, एक ही था ये पेंजिया। और यह चारों ओर जल से घिरा हुआ था, और जल वाला जो क्षेत्र था पृथ्वी का उसे कहते थे पैंथालाशा। तो दो ही हिस्सा था पृथ्वी का, एक पेंजिया भूमि वाला भाग और एक पैंथालेसा जल वाला भाग, पैंथालाशा जल वाला भाग, ठीक है। पैंथालाशा और पेंजिया, ये शुरुआत की बात है। उसके बाद लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ। अब 200 मिलियन वर्ष, बहुत को तो मिलियन ही समझ में नहीं आता कि मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो अगर 1 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो आज से 1 मिलियन वर्ष पहले, यानी आज से 10 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आज से 200 मिलियन वर्ष पहले, अभी जिस समय हम लोग हैं प्रेजेंट यहाँ पे, तो आज से 200 मिलियन वर्ष पीछे चले जाएंगे तो उस समय की बात हो रही है। 200 मिलियन वर्ष यानी 200 को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वर्ष निकलेगा उतना पीछे वर्ष की बात हो रही है। तो उतने पीछे वर्ष में पेंजिया का विभाजन हुआ। तो शुरुआत में पृथ्वी क्या था? 2 हिस्सों में था, जल वाला क्षेत्र था पैंथालाशा और भूमि वाला क्षेत्र था पेंजिया। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ता है 200 मिलियन वर्ष पहले। 200 मिलियन वर्ष पहले अगर हम लोग जाते हैं तो इसके बाद एक स्टेप क्या बढ़ा कि ये जो पेंजिया था, पेंजिया 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में इसका विभाजन हो गया। एक तो हो गया उत्तर की ओर। अब हम लोग समझें तो ये जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ भी देखिए ये विषुवत रेखा है। तो जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे दक्षिणी, उत्तरी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो पृथ्वी को विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है। तो जो हमारा ये था पेंजिया, ये दो भागों में बट गया 200 मिलियन वर्ष पहले, और यह दो भागों में एक उत्तर की ओर चला गया और एक दक्षिण की ओर। उत्तर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। उत्तर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। शुरुआत में पृथ्वी का जो ये भूभाग वाला क्षेत्र था वह एक हिस्से में था जिसका नाम था पेंजिया। उसके बाद 200 मिलियन वर्ष पहले एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि ये जो पेंजिया था यह दो भागों में टूट गया। एक भाग उत्तर की ओर रह गया और एक भाग दक्षिण की ओर। उत्तर वाला कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। यहां तक समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ। तो 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके बाद 200 मिलियन वर्ष पहले के बाद अब 120 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहे थे। अभी 200 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही थी, अब 120 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 120 मिलियन वर्ष पहले में ये जो गोंडवाना लैंड था यहीं से भारत अलग हुआ। तो ये हिस्सा, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड दो हिस्सों में बटा था। इसके बाद 120 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि ये हिस्से भी टूटने लगे, इसका विभाजन हुआ। जो अंगारा लैंड है उससे क्या बना, ये हो गया उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा, ये हो गया यूरोप वाला हिस्सा और ये हो गया आपका एशिया वाला हिस्सा। ये पूरा क्या कहला, यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों को मिक्स कर दिए, क्या कहला, यूरेशिया। तो ये अंगारा लैंड से बन गया यूरेशिया और इधर बन गया उत्तरी अमेरिका। अब आगे बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड भी टूटा, इसका भी विभाजन हुआ। तो गोंडवाना लैंड से बन गया आपका ये दक्षिण अमेरिका, ये वाला हिस्सा दक्षिण अमेरिका। ये हो गया अंटार्कटिका और ये हो गया आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका वाले हिस्से के साथ ही ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये इंडिया वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो जो अफ्रीका वाला जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इसी में हमारा इंडिया है। इसमें केवल इंडिया ही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंडिया वाला हिस्सा रहा, यही इंडिया वाला हिस्सा ही अब आगे इसका विभाजन होगा। तो इससे ऑस्ट्रेलिया और बाद में मेडागास्कर भी टूटकर अलग हो गया। तो अब यहाँ पे ये इंडिया रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले था पेंजिया, ये दो भाग में गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में विभाजन। उसके बाद इसका विभाजन, इसका विभाजन, इसका विभाजन, उत्तरी अमेरिका यूरेशिया, इसका विभाजन दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका और अंटार्कटिका। अब ये अफ्रीका का ये जो हिस्सा इंडिया वाला जो जुटा हुआ है, अब ये हिस्सा टूटेगा। यहाँ पे ये यूरेशिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरेशिया वाला पार्ट है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है और ये अफ्रीका है। और ये इंडिया वाला हिस्सा, ये इंडिया वाला भाग, ये हमारा इंडिया वाला भाग। इसमें केवल इंडिया नहीं है, अब ये भी टूटता है और ये कितने भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये इंडिया हो गया, यहाँ पे इंडिया टूटा, एक मेडागास्कर टूटता है और ये ऑस्ट्रेलिया टूटता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये अलग हो गया अफ्रीका से। यहाँ पे इस फिगर में, फिगर इधर देखिए, ये था दो भाग का विभाजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसका विभाजन यहाँ पे। अब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था, ये ब्लैक वाला हिस्सा आगे वाले फिगर में ये अलग हो गया, ये अफ्रीका अलग हो गया और ये इंडिया वाला हिस्सा अलग हो गया। इसमें और भी चीजें, अब ये वाला हिस्सा टूट के इतनी सारी चीजें बनी, तीन चीजें। क्या, एक तो इंडिया वाला पार्ट, एक यहाँ मेडागास्कर वाला पार्ट और ये एक ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये वाला हिस्सा, क्या, ये वाला हिस्सा जो इंडिया है ये मूव करता है ऊपर की ओर, ये उत्तर की ओर मूव करता है, इधर ये उत्तर की ओर मूव करता है और उत्तर की ओर मूव करके यह अंगारा लैंड, क्या, अंगारा लैंड का जो यूरेशिया वाला पार्ट है, यूरोप इधर है, तो ये एशिया वाला पार्ट है, इसमें जाके टकरा जाता है। ये अफ्रीका के जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है अफ्रीका वाला, यहाँ से टूट के निकला और टूट के निकलने के बाद ये आगे बढ़कर अंगारा लैंड से टकरा गया। ये क्या किया, अंगारा लैंड से टकरा गया। तो ये यहाँ से हट गया, इस हिस्से से ये हट गया, ये यहाँ से हट गया। अब ये यहाँ से हटने के बाद क्या हुआ, ये अंगारा लैंड से यहाँ पे जाके टकरा गया। तो इस जगह पे ये आ गया, कहाँ पे, इस जगह पे आ गया। तो ये था गोंडवाना लैंड का हिस्सा, लेकिन ये मूव किया, गति किया और ये उत्तर की ओर मूव किया और वहां जाके अंगारा लैंड से टकरा गया। अब आगे बात करते हैं। भारत अंगारा लैंड से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। और ये जो अंगारा लैंड से टकराया, जो गोंडवाना का ये हिस्सा अंगारा लैंड से टकराया, भारत वाला हिस्सा,
और इसी से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो ये वाला हिस्सा था, इधर आपका क्या है, इस क्षेत्र में आपका है अंगारा लैंड वाला हिस्सा, ठीक है। और ये हमारा ये वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा क्या है, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र, जो अफ्रीका से टूट के इधर मूव किया, इस और इस डायरेक्शन में मूव किया। और ये जब मूव किया, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड जब ये टकराया, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस हिस्से में जहां अभी हमें देखने को मिल रहा है हिमालय पर्वत, तो इस हिस्से में क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। इस हिस्से में टेथिस सागर था। समझिए, ये हमारा, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंगारा लैंड का हिस्सा, ये हो गया भारत वाला हिस्सा, और इसके बीच में यहाँ पे था टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर में इधर से भी नदियाँ बहती थी, अंगारा लैंड से भी, और इधर से भी नदियाँ बहती थी, ठीक है, गोंडवाना से भी। ये नदियाँ इसमें अवसाद जमा कर दी, किसमें, टेथिस सागर में अवसाद जमा कर दी, और एक लंबी प्रक्रिया हुआ इसके बीच में। इन अवसादों के कारण जब ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो इसके टकराने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो गया, ये अवसाद ऊपर की ओर वलन हो गए, और इससे क्या हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत। तो ये इधर धकेला इसको, तो ये टकराया, अंगारा लैंड से ये टकराया, तो यहाँ पे वलन से, टेथिस सागर में जो अवसाद जमा हुआ उसके वलन से यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्वत का निर्माण। यहाँ पे ये हिमालय पर्वत का इस प्रकार से निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोगों ने हिमालय पर्वत वाले चैप्टर में भी समझा है। तो इस प्रकार से ये हमारा हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। गोंडवाना लैंड से आया हुआ भाग ही वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित होकर, अपक्षयित होकर और अपर्दित होकर आज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है। तो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये कौन सा हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। लंबे समय तक कायांतरित होकर, मतलब यह ऊष्मा का प्रभाव झेला, वायु को झेला, जल को झेला, दाब को झेला, हर प्रभाव को झेलते हुए, पार करते हुए, अपक्षयन होके, अपक्षयित होकर, अपर्दित होकर, मतलब हर तरह के प्रभाव को झेलते हुए अंततः आज हमें प्रायद्वीपीय पठार के रूप में यह देखने को मिल रहा है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कायांतरित हुआ, अपक्षयित हुआ, अपर्दित हुआ, इस प्रकार के सभी भौगोलिक घटना को झेला, और झेलने के बाद आज हमें एक क्या देखने को मिल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में यह देखने को मिल रहा है। तो यही हिस्सा हमारा हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार को समझा, तीन हिस्सों को, जो क्षेत्र जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तीन हिस्सा, वह प्रायद्वीपीय कहलाता है। उठा हुआ भाग ये पठार कहलाता है, किंतु यह नुकीला नहीं होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। सपाट है उठा हुआ भाग इसका, इसलिए यह क्या पठार है। और ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार इसी प्रकार का है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और इसी प्रकार से उठा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाया। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो सबसे पहले शुरुआत में पृथ्वी हमारा दो हिस्सों में था। जो भूभाग था वह सिंगल था, अकेला था, जो पेंजिया कहलाया, बड़ा सा भूभाग था। और जो जल वाला क्षेत्र था वह पैंथालासा कहलाया। उसके बाद कुछ वर्षों, कई वर्षों के बाद क्या हुआ, इसका विभाजन हो गया दो भागों में। उत्तर वाला अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। उसके बाद ये दो भाग भी कई भागों में इसका विभाजन हो गया, और ये विभाजन होके इधर उत्तरी अमेरिका बन गया, यूरेशिया बन गया, इधर दक्षिण अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, अंटार्कटिका बन गया, और ये इंडिया वाला हिस्सा रहा। और ये इंडिया वाला हिस्सा भी कई हिस्सों में टूटा, अफ्रीका से यहाँ अलग हो गया और ये कई हिस्सों में टूटा। और टूट के जो इंडिया वाला पार्ट था, इसका एक हिस्सा जो इंडिया वाला भाग बना, वह क्या हुआ, उत्तर की ओर मूव किया और ये अंगारा लैंड से जाके टकरा गया। अंगारा लैंड से टकराने के बाद उसके वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार को समझ लिया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने को मिल रहा है, तो किसका हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण को समझ लिया। तो अभी हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में समझे। अभी हम लोगों ने जाना कि भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, यानी इस प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन वर्गीकरण को समझने से पहले इसमें हम लोग एक और चीज की चर्चा करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो
जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण की बात कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने समझा था कि ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था और यह अंगारा लैंड वाले से टकराता है और अंगारा लैंड वाले से टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। तो जब ये टकराता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये दोनों हिस्से जब टकराते हैं तो बहुत जोर से टकराते हैं। तो इसके टकराने के फलस्वरूप जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तो इसमें जहां जहां कमजोर भाग था, प्रायद्वीपीय पठार में जहां जहां कमजोर भाग था वहां वह थोड़ा चटक गया। क्या हो गया? चटक गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा कमजोर था वह चटक गया। जैसे कभी कोई कांच का गिलास टूटता है तो जब टूटता है तो क्या वो पूरी तरीके से टूट जाता है? नहीं, वह 2 हिस्सों में टूटता है, 3 हिस्सों में टूटता है, पूरा तो एकदम टूट नहीं जाता है। तो जब वो 2-3 हिस्सों में टूटता है, जिस पार्ट में वह कमजोर होता है वहीं से वह चटकता है, वहीं से वह टूटता है। तो इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार था इसका कोई हिस्सा जहां कमजोर था तो जब ये टक्कर लगा तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जहां जहां कमजोर था वहां वहां ये चटक गया और चटकने के फलस्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया इसमें। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट ये हमारा है विंध्य पर्वत वाला हिस्सा। विंध्य पर्वत, इससे थोड़ा सा पूरब वाले साइड में जाएंगे तो ये कैमूर का पर्वत, कैमूर की पहाड़ी। तो ये विंध्य पर्वत और कैमूर वाले हिस्से में आपका यहीं पे चटका है। जब ये गया टकराने के लिए अंगारा लैंड से तो यहाँ पे चटक गया और यहाँ से भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। और इसी भ्रंश घाटी में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो ये विंध्य पर्वत और इधर सतपुड़ा, इसके बीच में ये नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के नीचे आपका ताप्ती नदी। तो ये 2 नदियां बहती है भ्रंश घाटी में। चटक गया यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार आपका चटक गया। जब ऐसे ये टकराया, टकराने के फलस्वरूप यहाँ कमजोर वाला हिस्सा होगा तो ये थोड़ा चटक गया है, इसमें दरार पैदा हो गया। उसी से यहाँ पे नदियां 2 बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो जो ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के पास से चटका, तो चटकने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा, जो उत्तर वाला हिस्सा है, तो ये पठारी इलाका और ये इसके नीचे विंध्य पर्वत, ये रहा विंध्य पर्वत, इसके ऊपरी हिस्से यानी उत्तर वाले क्षेत्र में और इसके नीचे दक्षिणी वाले हिस्से में। तो इसमें जो है नदियां, तो यहाँ जो चटका, तो जब चटका तो यहाँ ऊंचा हो गया। क्या हो गया? यहाँ का जो भूमि है वो पठार ऊंचा हो गया और इसका ढाल आपका इधर मिलता है। ये जो पठार है इसका ढाल इधर की ओर, इस दिशा में इसका ढाल मिलता है, यानी इधर ऊंचा है और इधर नीचा है। तो जो इस पठार वाले में जो नदियां बहती हैं वो किधर? इधर की ओर जाती है। किधर? इधर की ओर उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में जाती है। किधर जाती है? उत्तर पूर्वी वाले, मतलब उत्तर साइड, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में जाती है। तो आपका जैसे बेतवा रिवर हो गया, जो यमुना की सहायक नदी है, तो ये सभी किधर जाते हैं? ये इस दिशा में जाते हैं, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बहते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया? ऊंचा भाग हो गया। तो जब इधर ऊंचा हो गया और इधर नीचा, तो नदी किस दिशा में बहेगी? इस दिशा में बहेगी। जैसे सोन नदी हो गया, गंगा में जाके मिलती है, सभी इस डायरेक्शन में बहते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में। और ये तो बाकी जो गंगा नदी वगैरह है ये सब तो हिन्नत से निकलती है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो पठारी इलाकों में जो नदियां बहती हैं इसकी दिशा इधर प्रवाहित होती है नदियां। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा, तो विंध्य का जो उत्तर वाला हिस्सा है वो इस डायरेक्शन में बह रही है क्योंकि इसका ढाल इस प्रकार से है। लेकिन विंध्य पर्वत के जो नीचे वाला क्षेत्र है, नीचे वाला पठार, इसका डायरेक्शन किधर है? तो इसका डायरेक्शन इस ओर है, इस प्रकार से है। इसको आप समझिए, यहाँ पे इस ओर, इसका ढाल इधर है, मतलब इधर विंध्य वाले, इधर महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र इधर ऊंचा है और इधर आपका इधर जैसे से इधर आंध्र वाले क्षेत्र में आएगा इधर, तो इधर नीचा है, नीचा वाला क्षेत्र। क्या है? नीचा वाला क्षेत्र। इधर ऊंचा, इधर नीचा। तो जितनी भी नदियां हैं वो इस दिशा में बहती है। किधर? इस दिशा में दक्षिण पूर्वी साइड दिशा में बहती नदियां, जो हो गई आपके कृष्णा, गोदावरी, तो ये सब नदियां दक्षिण पूर्वी साइड नदियां बहती हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दरार हुआ। दरार होने के कारण जो पठार का ये हिस्सा था इसका ढाल इधर हो गया और पठार का ये विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो पठार था उसका दिशा इधर हो गया, ढाल का दिशा। और जो विंध्य पर्वत के ऊपर वाला जो पठार था उसका जो ढाल का दिशा इस प्रकार हो गया। तो नदियां इधर से बहने लगी और इधर से नदियां बहने लगी। इधर से बेतवा, सोन नदी, इधर से आप कृष्णा, गोदावरी, इस टाइप की नदियां इधर बहने लगी। ठीक है, अब बात करें नर्मदा और ताप्ती की। ये नदियां तो सर इधर बहती हैं। तो ये क्या है? जो दरार उत्पन्न हुआ, टकराने से जो दरार उत्पन्न हुआ, उस दरार के कारण ये नदियां बनी। इसमें भ्रंश घाटी उत्पन्न हो गया और इस घाटी के बीच से नदियां बहती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती इधर दरार में बहती है। दरार से जो भ्रंश घाटी बना उसके बीच में बहती है। नर्मदा यहाँ पे जो आपका विंध्य के नीचे और सतपुड़ा विंध्य के बीच में, और सतपुड़ा की इधर दक्षिण की ओर इधर ताप्ती। तो ये भ्रंश घाटी, दरार हुआ, दरार की वजह से उसी दरार में ये बहती है नर्मदा और ताप्ती। तो इसीलिए ये इधर की ओर बहती है, अरब सागर वाले साइड में आती है, खंबात की खाड़ी में। लेकिन बाकी जो यहाँ पे पठारी क्षेत्र में जो नदियां हैं, इन पठारी क्षेत्रों में
ऊपर वाले पठारी क्षेत्रों की दिशा इधर है, उत्तर पूर्वी ओर, और जो आपका विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले इलाके में जो पठार है, इधर वाले पठार की दिशा इस तरह, इसका ढाल इधर है। यानी इधर की जो नदियां हैं, ढाल की ओर बहेगी, नदियां किधर, ढाल खोजती है, ठीक है, ढाल नहीं मिलेगा बहेगी नहीं, तो ढाल चाहिए उसके लिए, तो इधर की ओर ढाल है, तो सारी नदियां इधर बहती है, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, तो इस दिशा में बहती है, निकलती इधर से लेकिन बह के इधर आती है आपका बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में। तो ये समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इतना सारा आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के वर्गीकरण की, कि प्रायद्वीपीय पठार, ये जो इतना सारा आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो मुख्यतः इसका वर्गीकरण हम लोग 7 भागों में करते हैं। ये 7 भाग है। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि ये वाला हिस्सा, ये क्षेत्र इधर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में केंद्रीय उच्च भूमि है। क्यों है? तो ये भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको केंद्रीय कहते हैं। उच्च भूमि, पठार तो ऊंचा होता ही है, तो इसलिए इसको उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला हिस्सा आपका केंद्रीय उच्च भूमि, पहला वर्गीकरण हुआ इसका। दूसरा है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार मतलब ये केंद्रीय उच्च भूमि वाला, और इधर पूर्वी पठार, ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्या हो गया? पूर्वी पठार। ये आपका क्या हो गया? पूर्वी पठार। जो आपका छोटा नागपुर झारखंड वाला इलाका मिलेगा, ये सब पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार को केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। बहुत किताबों में आपको केंद्रीय उच्च भूमि में ही पूर्वी पठार को इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन मैंने पूर्वी पठार को अलग कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो दूसरा वर्गीकरण पूर्वी पठार। तीसरा हो गया दक्कन का पठार। तीसरा क्या हो गया? दक्कन का पठार। तो ये वाला क्षेत्र विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के ऊपर वाले क्षेत्र इधर आपका केंद्रीय उच्च भूमि में आ गए, और विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण की ओर जो क्षेत्र आ गया आपका, ये हो गया दक्कन का पठार। क्या हो गया? दक्कन का पठार। तीसरा वर्गीकरण हो गया। चौथा आपका है पश्चिमी घाट श्रेणी। पश्चिमी घाट श्रेणी, ये आपका, ये जो रेड वाला भाग दिख रहा होगा, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट श्रेणी। ये हो गया पश्चिमी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी। पांचवा वर्गीकरण हो गया पूर्वी घाट। ये आपका इधर आपका पूर्वी घाट, इधर ये पश्चिम की ओर है इसलिए पश्चिमी घाट, इधर पूरब की ओर है तो ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण की पहाड़ियाँ। दक्षिण की पहाड़ियाँ, ये सबसे दक्षिण वाले हिस्से में, यहाँ पे इस पोजीशन में, इस क्षेत्र में क्या है? दक्षिण की पहाड़ियाँ, दक्षिण की पहाड़ियाँ। उसके बाद अगला है मेघालय मिकिर का पठार, और ये यहाँ पे पूर्वी वाले क्षेत्र में, पूर्वी वाले क्षेत्र में यहाँ पे मेघालय मिकिर का पठार है। इस वाले क्षेत्र में यहाँ दिख रहा होगा आपको मेघालय शिलांग का पठार, मेघालय मिकिर का पठार यहाँ पे। तो ये वाला क्षेत्र मेघालय वाला इलाका में, मेघालय असम वाला क्षेत्र में। तो ये आपका 7 प्रकार हो गया। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 7 भागों में बांट सकते हैं। अब इन 7 भागों में भी कई टाइप्स हैं, कई प्रकार हैं। अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी। ये 5 चीजें केंद्रीय उच्च भूमि में आते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि कहाँ है? इस वाले क्षेत्र में केंद्रीय उच्च भूमि है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? अरावली श्रेणी, आपका ये ऊपर वाला जो रेड वाला भाग दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में, ये आपका हो गया अरावली श्रेणी। मेवाड़ का पठार, आपका ये वाला, ये ब्लैक वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा, ये आपका मेवाड़ का पठार है, ये ब्लैक वाला अरावली श्रेणी यहाँ पे। उसके बाद विंध्य श्रेणी भी इसी में है। अरावली श्रेणी ऊपर में है और विंध्य श्रेणी नीचे में है, ठीक है। तो अरावली और विंध्य श्रेणी, अभी विंध्य श्रेणी की बात कर रहे थे कि विंध्य श्रेणी के नीचे इधर आपका नदियां इस दिशा में बहती हैं, विंध्य श्रेणी से ऊपर वाले पठार में नदियां इस दिशा में बहती हैं, तो यही विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी आपका केंद्रीय उच्च भूमि में ही आता है। और विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी, ये वाला आपका विंध्य श्रेणी है, उसके आगे यहाँ पे ये वाला कैमूर वाला हिस्सा है, और ऊपर वाला ये अरावली पर्वत श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी, इनके बीच में है मेवाड़ का पठार, ये वाला क्षेत्र, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा, ये आपका मेवाड़ का पठार हो गया। और ये ब्लू वाला, इसके पूर्वी वाले साइड में आपका ब्लू वाले हिस्से में, ये हो गया आपका मालवा का पठार। उसके बाद ये आपका ग्रीन वाला, मालवा के पठार के पूरब में, ये इसका ग्रीन वाला हिस्सा, ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि में हमें 5 चीजें देखने को मिली। पहला मिला अरावली पर्वत श्रेणी, सबसे ऊपर वाले अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा है विंध्य श्रेणी, ये नीचे वाला, ये जो पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, जहाँ से 2 भागों में पठार बढ़ जाता है, जिसका ढाल एक इधर जाता है एक इधर जाता है दरार पड़ने की वजह से, तो विंध्य श्रेणी। उसके बाद विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी, इन दोनों के बीच में हमें 3 पठार देखने को मिले। मेवाड़ का पठार, ये आपका मेवाड़ वाला पठार, ठीक है। मालवा का पठार, ये मालवा का पठार, और इसके बगल में यहाँ पे ये बुंदेलखंड का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि
समझ में आ गया कि केंद्रीय उच्च भूमि में 5 हमें देखने को मिलते हैं पठार के टाइप। अब दूसरा है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में क्या क्या है? तो पूर्वी पठार में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ियाँ, महानदी बेसिन और दंडाकारण्य बस्तर का पठार। तो पूर्वी पठार में हमें ये 6 चीज़ें देखने को मिलती है। अब पूर्वी पठार की बात करते हैं। ये रहा ग्रीन वाला हिस्सा बुंदेलखंड का पठार। ग्रीन वाले हिस्से के इधर, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा, इसको इधर, तो इधर आपका था केंद्रीय उच्च भूमि। क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि। ग्रीन वाले हिस्से के बाद का इधर पूर्वी और ग्रीन वाले हिस्से के पूर्वी और इधर आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी पठार। इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी पठार का इलाका, जिसमें कौन कौन से हैं? तो पहला ये ब्लैक वाला हिस्सा मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, ब्लैक वाला हिस्सा बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, ये ब्लू वाला हिस्सा आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। ये ब्लू वाला, ब्लैक वाला बुंदेलखंड का पठार, ब्लू वाला छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वाले इलाके में है। उसके बाद जो छोटा नागपुर का पठार है, इसी के ऊपर में यहाँ पे रेड वाला जो भाग दिख रहा है, ये रेड वाला भाग, ये आपका हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये रेड वाला, ये हो गया गड़जात की पहाड़ियाँ, जिसे गड़जात की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका राजमहल की पहाड़ी से आपका इधर जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके बाद से इधर आगे आएंगे दक्षिण की ओर, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको मिलेगा महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन के दक्षिण की ओर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या हो गया? महानदी बेसिन। और ये ब्लैक वाला हिस्सा है, ये आपका हो गया दंडकारण्य पठार, जिसे बस्तर का पठार भी कहा जाता है। तो इतना हो गया आपका पूर्वी पठार से। केंद्रीय उच्च भूमि से समझ गए और ये पूर्वी पठार को हम लोगों ने समझ लिया। केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार इसको समझ लिए। अब इसके बाद इधर जो भी पठार मिलेगा, ये पूरा होगा दक्कन का पठार। ये पूरा हो गया इस क्षेत्र में दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का पठार आता है। उत्तरी दक्कन की बात करें तो ये विंध्य श्रेणी है, इसके नीचे आपका जो सतपुड़ा है, ये जो रेड वाला भाग, ये सतपुड़ा है, जो सतपुड़ा और विंध्य के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। तो विंध्य के नीचे क्या है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज आपका आ जाएगा दक्कन के पठार में। और सतपुड़ा रेंज के नीचे आपके दक्षिण की ओर कौन सा है? महाराष्ट्र का पठार। इधर सतपुड़ा रेंज हो गया, ये आपका महादेव हो गया, और इधर हो गया आपका मैकाल। और आपका सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार। तो ये हो गया उत्तरी पठार दक्कन का। ये पूरा दक्कन का पठार हो गया, दक्कन का ये उत्तरी हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं दक्षिणी दक्कन की। दक्षिणी दक्कन में आ जाएगा आपका कर्नाटक का पठार, ये वाला, ये ग्रीन वाला भाग, ये ग्रीन वाला हिस्सा आपका आ जाएगा कर्नाटक का पठार। और आपका इधर ये वाला हिस्सा आ जाएगा आपका तेलंगाना या आंध्र का पठार, तेलंगाना या फिर आंध्र का पठार। तो ये हो गया दक्कन का पठार। तो विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी के ऊपर में है केंद्रीय उच्च भूमि, और विंध्य श्रेणी के नीचे का जो हिस्सा है, ये पूरा कहलाता है दक्कन का पठार, जिसे 2 हिस्सों में हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका सतपुड़ा रेंज और ये महाराष्ट्र वाले इलाके। और सतपुड़ा रेंज ये आपका हो जाएंगे उत्तरी दक्कन। और महाराष्ट्र के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कर्नाटक का पठार हो गया या फिर तेलंगाना आंध्र का पठार हो गया, ये आपका 2 हिस्से आपके कहाँ पे आ जाएंगे? दक्षिणी दक्कन में। तो उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, यहाँ तक समझ में आ गया। केंद्रीय उच्च भूमि समझ में आ गया, पूर्वी आपका पठार समझ में आ गया, दक्कन का पठार समझ में आ गया, जिसमें उत्तरी दक्कन पढ़ लिए और दक्षिण दक्कन पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं। अगला है पश्चिमी घाट श्रेणी। अब पश्चिमी घाट श्रेणी कौन सा है? तो ये वाला जो महाराष्ट्र से जो आ रहा है एकदम नीचे एकदम दक्षिण की ओर, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट श्रेणी। पश्चिमी घाट श्रेणी के भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन? तो है उत्तर, दक्षिण और मध्य। क्या है? इधर वाला उत्तर, इधर वाला दक्षिण और बीच वाला मध्य। तो उत्तर, मध्य और दक्षिण, ये पश्चिमी घाट श्रेणी का विभाजन किया गया है। पश्चिमी घाट जो श्रेणी है, इसका विभाजन किया गया है उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है। इसी प्रकार से पूर्वी घाट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी घाट और दक्षिणी पूर्वी घाट। इसमें मध्य क्यों नहीं है? तो ये बड़ा है, छोटा है, इसलिए उत्तर और दक्षिण में ही बांटा गया है। ऊपर वाला ये उत्तर पूर्वी घाट और नीचे वाला ये दक्षिणी पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी घाट, मध्य पश्चिमी घाट और दक्षिण पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं दक्षिण की पहाड़ियाँ। तो ये सबसे दक्षिण में जो ये वाला हिस्सा, इसमें आपका आ जाएगा दक्षिण की पहाड़ियाँ, जिसमें हम लोग कुछ पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, कई पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी, या फिर इसे इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये दक्षिण की पहाड़ियों में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला है मेघालय मिकिर का पठार। ये हमारा यहाँ जो भारत का सबसे पूर्वी इलाका, पूर्वी राज्यों में,
ये मेघालय वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेघालय मिकिर के पठार में शिलांग का पठार, ये शिलांग का पठार पढ़ेंगे, मिकिर की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम पूर्वी पहाड़ी पढ़ रहे थे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इनका भी एक क्लास हुआ है, तो इनके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बारे में और मिकिर के बारे में भी पढ़े थे। तो फिर से भी पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग पढ़ लेंगे शिलांग का पठार, मिकिर का पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है 7 भागों में और इन 7 भागों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। तो इसे आप बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए इस मैप को कि ये आपका किस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण हुआ है। अब आप बोलिएगा कि गैप है, तो पठारों में कोई गैप नहीं है, यहाँ गैपिंग इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना इलाका ये पार्ट छूट गया, ये क्या है, तो ये सब एक साथ मिले हुए हैं। कर्नाटक का पठार इधर से मिला हुआ है, इधर आपका कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार इधर मिला हुआ है, इधर तेलंगाना का पठार और आपका सब मिला हुआ है, एक दूसरे से सब मिला हुआ है, सब सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए हमने गैप छोड़ा है ताकि आपको थोड़ा समझाया जा सके, क्योंकि अगर सबको मिला देते तो पूरा हौच पौच हो जाता, तो आपको फिगर आपको समझ नहीं आता। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि इतना हिस्सा यहाँ पे तो गैप है सर, तो गैप में क्या होगा, गैपिंग नहीं है, ये सब एक साथ इंक्लूड है, जुड़े हुए हैं, सब शामिल है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। आप अगर चल के जाइएगा तो आप थोड़ी जान पाइएगा कि हम किस वाले क्षेत्र में हैं, तेलंगाना पठार पहुंच गए कि कर्नाटक पठार पहुंच गए। आप जाइएगा तो आपको वहाँ का भौतिक स्वरूप देखने से पता चल जाएगा नहीं ये पठारी क्षेत्र अलग है, ये पठारी क्षेत्र अलग है। लेकिन आप ऐसा कोई बॉर्डर या सीमा नहीं किया, नहीं यहाँ से आपका कर्नाटक का पठार स्टार्ट हो गया, नहीं यहाँ से आपका महाराष्ट्र का पठार स्टार्ट हो गया, इस टाइप का वैसा कुछ वैसा है नहीं, मतलब सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये कोई गैपिंग वैसा नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना हिस्सा बता दी, नहीं, पूरा ये सटा हुआ, ये कहीं गैपिंग नहीं है, सब सटे हुए हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा पठारी पठार है, इसमें इसका विभाजन हम कर दिए हैं और इसमें क्या है कि गैपिंग करके समझाए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझना है कि कहाँ पे कौन कौन सा पठार देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में खास बातें समझेंगे, पूर्वी पठार के बारे में समझेंगे, दक्कन के पठार को समझेंगे कि इन सब में क्या क्या खास बातें हैं, यहाँ से किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।